हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे हिंदी बुक का 1 से 5 पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चाहे वो गद्य खंड का हो, चाहे वो काव्य खंड का हो, दोनों से मैंने क्या किया है कि मिक्स 100 क्वेश्चन लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, कड़बक किसकी रचना है। तो याद रखना है हमें कि कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। हमने जब पढ़ा था कड़बक पाठ को, तो उसमें हम लोग देखे थे कि कड़बक पाठ के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन उर्वशी है, दूसरा नंबर रेणुका है, तीसरा नंबर कुरुक्षेत्र और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, उर्वशी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसी रचना पर जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है हमारा, मालती के पति का नाम है। मालती का पति का क्या नाम था? तो हम लोग पढ़े थे कि मालती के पति का नाम महेश्वर रहता है। महेश्वर मालती के पति का नाम रहता है और मालती का एक बच्चा भी रहता है जिसका नाम टीटी होता है। उसको ये लोग प्यार से टीटी पुकारते थे, नाम तो रखे नहीं थे, बस प्यार से टीटी कहते थे। इसके बाद हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर है हमारा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रचनाकार हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। तो छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ जायसी लिखा है तो हम लोग पूरा नाम भी लिख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, या केवल जायसी लिखा होगा तो हम जायसी को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अगेय जी हैं, जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगेय है। तो सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम उसने कहा था है। उसने कहा था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम रचना का नाम क्या है? तो उसने कहा था। या कहानी का नाम क्या है? तो उसने कहा था इनकी कहानी का नाम है। तो आठवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नौवां नंबर है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो कंस पे, अपने कंस मामा पे जो है उसने या उन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है हमारा कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो कहा जा रहा है कि कविताएं करके, कथा वाचन से, राम कथा गा करके, या श्री राम का नाम लेकर के। तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तुलसीदास जो है प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपना उदर पूर्ति करते थे या अपना पेट को वो भरते थे। तो 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सूरदास जो कवि थे उनके ये पूज्य माने जाते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन 12वां नंबर है कि निम्नलिखित में कौन अगेय का उपन्यास नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सी रचना जो है अगेय जी की उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है कि अपने अपने अजनबी, ये अगेय जी का उपन्यास है। नदी के दीप, ये भी अगेय जी के उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, ये भी हमारा जो है अगेय जी का उपन्यास है। लेकिन त्रिवेणी जो है ये अगेय जी की नहीं है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है।
तो मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो रोज कहानी की यह पात्रा है। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया अभी आप लोगों को कि मालती का पूछा जाएगा तो मालती रोज कहानी शीर्षक की पात्रा है। रोज कहानी के रचनाकार कौन है? तो अगे जी हैं। और मालती का पति के बारे में पूछा जाएगा तो महेश्वर इनके पति का नाम है। महेश्वर इनके पति का नाम है, ठीक। और इनके बच्चे का नाम क्या था? तो टीटी था। बच्चे का नाम टीटी था। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, रोज कहानी की पात्रा है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर 14वां नंबर है कि भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण जो है रीति काल के कवि थे। मैंने बताया था कि अपने पाठ्य पुस्तक में टोटल कितने लेसन है? 13 लेसन है। मान लीजिए यहाँ पे हम कवियों का नाम नहीं लिख रहे हैं, केवल नंबरिंग कर दे रहे हैं पाठ का आप लोगों को समझाने के लिए। टोटल कितने हमारे पाठ है बुक में? 13 लेसन है मान लीजिए। तो 13 लेसन में से मैंने बताया था कि शुरू के 4 जो पाठ है उसके जो कवि लोग हैं वो किस काल के कवि होंगे? तो भक्ति काल के। ये चीजें मैंने आप सबको बताया था, जिसमें पहला हमारा मलिक मोहम्मद जायसी होंगे, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास और चौथा नाभादास थे। तो ये सभी भक्ति काल के कवि हो गए। बाकी जो 5वां पाठ जो बचा उसके जो कवि हमारे थे वो रीति काल के कवि हैं। ये भी मैंने आप सबको बताया था कि 5वां पाठ जो हमारा है, ठीक, उसके कवि जो क्या है? रीति काल के हैं। बाकी 6ठा पाठ से लेकर के टोटल जितने भी पाठ है उसके कवि क्या कहलाएंगे? आधुनिक काल के कवि कहलाएंगे। ये भी मैंने आप सबको बताया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि भूषण जो है किस काल के कवि थे? तो भूषण जो है कौन सा लेसन है के कवि है? तो 5वां पाठ जो कौन सा है हमारा? तो कवित है। कवित पाठ के कवि भूषण है। तो भूषण जी किस काल के कवि हो जाएंगे? तो रीति काल के। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह 15वां नंबर प्रश्न है हमारा कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी है, ठीक। जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर है हमारा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ठीक। इसके बाद कहा जा रहा है कि 17वां नंबर प्रश्न में कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को जो इनका जन्म होता है। देखिए यहाँ 84 भी लिखा, 44 और तारीख सेम सेम है। तो पढ़ के आप लोग अच्छे से जो है टिक कीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। लोग आगे का पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते नहीं और कुछ भी टिक कर देते हैं। तो हमें पूरा देखना है कि सन भी क्या दे रहा है। तो 23 जून 1844 ईस्वी को हमारे बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। हमने पढ़ा भी था, उसने कहा था कहानी जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है, बढ़िया कहानी है, जिसको हम लोग ने पढ़ा था। तो उसमें आया था कि वजीरा सिंह क्या था? पलटन का विदूषक था। इसी तरह 19वां नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो 19वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह 20वां नंबर प्रश्न है कि अगय जी के पिता का नाम क्या था? तो अगय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अभी तक हमने कितने प्रश्नों को देखा? टोटल 20 प्रश्नों को देखा। अब आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आपने इन 20 में से कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही से हल किया और कितने लोगों को इन 20 प्रश्नों का उत्तर मालूम था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आगे हम लोग बढ़ेंगे 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो कहा जा रहा है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि पद्मावत और पद्मावती में कि पद्मावत किसकी रचना है सर, अब पद्मावती किसकी रचना है, ये सभी लोग पूछते हैं। तो आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दे रहा हूँ। पद्मावत और पद्मावती ये दोनों चीज को समझना है। अगर पद्मावत दे तो वहां क्या हो जाएंगे? जायसी जी होंगे। सिंपल सा बात याद रखना है, जायसी जी। अब पद्मावती यानी तो में जो बड़ी की मात्रा लग जाए, पद्मावती कर दिया जाए, तो वहां पे बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। सिंपल सा समझना है, बाल कृष्ण भट्ट। क्लियर? अगर पद्मावती दे यानी बड़ी की मात्रा लग जाए, पद्मावत लिख करके उसमें बड़ी की मात्रा लगा दे तो पद्मावती हो जाए, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगर केवल पद्मावत दे तो वो हमारे जायसी जी की रचना है। तो ये चीज को समझना है।
इसी तरह 22वां नंबर प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य था। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि तुलसीदास जब जन्म लिए थे तो अपने मुख से जो है राम नाम का उच्चारण किए थे, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया था। 24वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता कौन है, हमारे कहा जा रहा है कि पहला नंबर ऑप्शन में कबीरदास, दूसरा गुरु नानक, तीसरा रैदास और तीसरा नाभादास। तो भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो नाभादास है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना यानी किसकी रचना है, तो लोग जो है बालकृष्ण भट्ट को मार के आगे बढ़ जाएंगे, तो ये चीज क्या है, गलत है। संयोगिता स्वयंवर किसका रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए थे बालकृष्ण भट्ट, तो बालकृष्ण भट्ट की कैसी रचना हो जाएगी। ऐसे लोग जो है बालकृष्ण भट्ट को बताते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो संयोगिता स्वयंवर को याद रखना है कि ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। आगे जो कहा जा रहा है कि 26वां नंबर प्रश्न में कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह 27वां नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो इसका सही उत्तर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। उन्होंने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। इसी तरह 28वां नंबर प्रश्न है हमारा कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृति के 4 अध्याय हमारे रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अभी उर्वशी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे क्वेश्चन में, उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वैसे संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। इसी तरह 29वां नंबर प्रश्न हमारा कि कौन सी पुस्तक अगे की है, कौन सी पुस्तक अगे जी की है। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरी घास पर छड़बर, वो सदा नीरा होगा नहीं, मौत मुस्कुराई होगा नहीं, मिट्टी की ओर होगा नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 29 नंबर प्रश्न का। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर के मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के ये कवि माने जाते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 31वां नंबर प्रश्न हमारा कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नरहरिदास, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी रविदास, होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि शेष सनातन, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मधुसूदन सरस्वती। तो मधुसूदन सरस्वती होगा नहीं, शेष सनातन जो है हमारा सही उत्तर होगा 31वां नंबर प्रश्न का। तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। और आगे हम लोग बात करेंगे 32वां नंबर प्रश्न का। तो 32वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में छंद है, यानी छत्रसाल दशक में छंदों की संख्या कितनी है। तो छत्रसाल दशक में याद रखना है हमें कि छंदों की संख्या कितनी है, तो 10 है। छत्रसाल दशक में छंदों की संख्या कितनी है, तो 10 है। ठीक, उसके बाद 33वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो 33वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि हैं, तो सूरदास इसके कवि माने जाते हैं। अब मैंने ट्रिक भी बताया था कि सूरदास की रचना जो है बहुत सारी सुर से ही, जैसे सूरसागर हो गया, सुर सरावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, इन सब में क्या है, सुर लगा हुआ है, सुर लगा हुआ है। और हमारे जो है कवि है उनका नाम भी सूरदास है। तो सुर से और सूरदास से हम कंपेरिजन करके लगा सकते हैं कि सब रचना सूरदास की होगी। इसी तरह 34वां नंबर हमारा प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है 34वें नंबर प्रश्न में कि कौन सी रचना बालकृष्ण सॉरी सर्दी थोड़ा सा हो गया था, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो इसमें हमारा परीक्षा गुरु जो इसका सही उत्तर होगा। बालकृष्ण भट्ट की इसमें रचना कौन सी नहीं है, तो परीक्षा गुरु। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का रचना है। सौ अनाज एक सुनाजी बालकृष्ण भट्ट का रचना है। और सद्भाव का अभाव जो है ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन इसमें से केवल एक रचना ये है परीक्षा गुरु, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ये हमारे लाला श्रीनिवास दास की रचना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे हम लोग 35वां नंबर की ओर। तो कहा जा रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो दिनकर जी का निधन जो है विलिंगडन नर्सिंग होम में जो है इनका
निधन हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां नंबर है हमारा कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, कि हमारे द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जयप्रकाश नारायण की रचना है। नहीं, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है कि अब्दुल कलाम का कर रहा है, इसमें जय कृष्ण मूर्ति भी है शामिल। तो पहला जो है अब्दुल कलाम का ही रचना हो गया। दूसरा जो है कहा जा रहा है हमारा पट्टाभी सीतारमैया, इसका ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद हमारा ऑप्शन कह रहा है तीसरा नंबर जय कृष्ण मूर्ति कह रहा है, और उसके बाद जो है अगला ऑप्शन है हमारा जाकिर हुसैन। अब इन चारों में से कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सी, मतलब कि जो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम हमारी किसकी रचना है, तो जय कृष्ण मूर्ति की है। हम गलती से जयप्रकाश नारायण बता रहे थे, जय कृष्ण मूर्ति का ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण का तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी रचना थी केवल एकमात्र, लेकिन जय कृष्ण मूर्ति का रचना है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये इनकी रचना है। तो याद रखना है कि 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37वां नंबर प्रश्न है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो पद्मावत की भाषा क्या है, तो अवधी है। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह अगला प्रश्न हमारा 38वां नंबर है कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे। तो दैन्य भाव के ये जो है ये पद गाया करते थे। ठीक, 39वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो कहा जा रहा है कि कहानी का अर्थ क्या है। तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40वां नंबर प्रश्न है हमारा कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो साहू जी इसके पुत्र का नाम था। तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41वां नंबर प्रश्न है हमारा कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है। तो अर्धनारीश्वर क्या है, तो एक निबंध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42वां नंबर प्रश्न है हमारा, कहा जा रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो चरित्र प्रधान कहानी है। कहीं कहीं कर्म प्रधान भी देता है, तो हमें कर्म प्रधान भी याद रखना है, ये कर्म प्रधान भी कहानी है, या प्रेम पर बलिदान देने वाली भी कहानी माना जाता है। 43वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो उन्होंने जो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। इसी तरह 44वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुई। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1952 में जो अर्धनारीश्वर निबंध का जो है प्रकाशन किया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 45वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सैन अगे जी को जो है रोज कहानी का कहानीकार माना जाता है। इसी तरह 46वां नंबर प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास कैसे कवि थे। तो तुलसीदास कैसे कवि थे, तो समन्वयवादी जो है हमारे कवि के रूप में तुलसीदास जाने जाते हैं। इसी तरह 47वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, या अम्ब संबोधन किसके लिए है। तो अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया था, माँ के लिए। तो यहाँ कौन होती है माँ, तो सीता माँ। सीता माँ के लिए जो है अम्ब संबोधन का जो है, ये अम्ब शब्द का जो प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंधित है। तो हमारे जो शंकर प्रसाद है, जो शंकर प्रसाद के जो दादाजी थे वो सुंगनी साहू के नाम से जो विख्यात थे, तंबाकू बेचते थे वो, इसलिए ये बनाते थे। 49वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर यह किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, तो पंडित बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50वां नंबर प्रश्न है हमारा कि कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है। कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है, तो प्रेम की महिमा की। तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अभी तक हमने टोटल 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। 1 से 5 पाठ का काव्य खंड हो चाहे गद्य खंड हो, दोनों में से जो हमने क्या किया कि अभी तक 50 क्वेश्चन को हल किए। अब आगे और 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग हल करेंगे। तो यह हमारा सेशन जो है टोटल 100 क्वेश्चन का है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। साथ ही आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का हल किया, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए।
अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 51वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आत्मीयता होता है। ये हम लोग पहले पाठ में ही पढ़े थे, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत थी उसमें। इसी तरह 52वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद संवाद क्या है, तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक थी। आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक मानी जाती है या पुस्तक थी। 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 53 नंबर प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से बात सुनी थी। तो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से जो ये 16 वर्षों तक जो है किसी का चेहरा नहीं देखे थे, ना किसी का मुख से आवाज सुने थे, तो फ्राइडे नामक व्यक्ति से जो है ये 16 वर्ष के बाद जो उसके मुख से आवाज सुनते हैं। इसी तरह 54वां नंबर प्रश्न है हमारा कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। अभी हम लोग पीछे देखे थे, तो किस पत्रिका का संपादन किया, तो हिंदी प्रदीप नामक उन्होंने पत्रिका का संपादन किया था। 55वां नंबर प्रश्न है कि देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो ये पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है, तो उसने कहा था कहानी से यह संकलित है। तो 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 56वां नंबर प्रश्न है हमारा कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था कहानी में लाना सिंह जो उस लड़की से पूछ देता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 नंबर प्रश्न है हमारा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो 15वीं सदी ये होगा नहीं, 16वीं सदी होगा नहीं, 19वीं सदी होगा नहीं, 20वीं सदी के ये क्या थे, एक प्रमुख लेखक के रूप में इनका प्रसिद्धि या ख्याति मिला था। 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि सरदार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो सरदार ने सूबेदार को जमीन जो लायलपुर में दी थी घर और बनाने के लिए। 59 नंबर प्रश्न हमारा है कि पुरानी हिंदी किन की रचना है। 59 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि पुरानी हिंदी किन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि नामवर सिंह की, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो यह रचना है पुरानी हिंदी। 60वां नंबर प्रश्न है हमारा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, तो यह कहानी 5 भागों में बटी हुई और इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61वां नंबर है कि लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को जो वो भेजता है। तो 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 62वां नंबर हमारा प्रश्न है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो इनकी स्थिति कैसा था, तो ये पूर्ण स्वस्थ थे नहीं, युवक थे नहीं, जर्जर थे नहीं। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा बुढ़ापा और बीमारी। बुढ़ापा और बीमारी से मतलब ग्रसित थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ। तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो विलिंगडन नर्सिंग होम में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। 64 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो उमा शंकर दीक्षित को जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे 65वां नंबर प्रश्न की ओर। तो कहा जा रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 66 नंबर है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। 67वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो 1998 ईस्वी में जो इनको भारत रत्न की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68वां नंबर है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। इनके पिता का नाम हर्षु दयाल था। 59वां नंबर 59 कह रहे हैं 69वां नंबर क्वेश्चन है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में कौन थे। तो उपकुलपति पद पर कौन थे, तो रामधारी सिंह
दिनकर थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर है, 70 नंबर की रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर रहे थे? तो किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर रहे थे? तो अभी हम लोग पढ़े भागलपुर विश्वविद्यालय में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय में। टोटल अभी तक हमने 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया और आप लोगों भी जो हमारे साथ लगातार 70 क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस की इस मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या आपने किताब में पढ़ा है कि नहीं इन सभी क्वेश्चनों को, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और 70 नंबर क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया ये भी ज़रूर बताइएगा। और बाकी के 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 71वां नंबर क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, ये किस रचना की पंक्ति है? तो किस रचनाकार की पंक्ति है? तो दिनकर जी की जो ये रचना थी और ये कहाँ से लिया गया? तो अर्धनारीश्वर से। 72वां नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इनका बिहार के किस जिले में जन्म हुआ था? तो बेगूसराय में जो है इनका जन्म हुआ था। 73वां नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर जो थी इनकी एक पत्रिका थी, उसमें जो इनकी पहली कविता जो वो प्रकाशित हुई थी। 74वां नंबर प्रश्न है, ये हमारा 73 नंबर प्रश्न था। 74वां नंबर प्रश्न है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो उन्होंने भिक्षुणी होने का जो इन्हें अधिकार दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, आप सभी लोग लिख लीजिएगा इसको। इसी तरह 75वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक का पूछे, चाहे द्वितीय सप्तक पूछे, चाहे तृतीय सप्तक पूछे, या केवल पूछे कि सप्तक के रचनाकार कौन है, तो हम आंख बंद करके क्या कहेंगे? अगेय जी का रचना है। केवल आंख बंद करके कहेंगे कि ये अगेय जी की रचना है। तो तार सप्तक किसकी रचना है? तो अगेय जी की रचना है। 76वां नंबर प्रश्न है कि अगेय जी किस बात से संबंधित है? तो अगेय जी जो हमारे वो प्रयोगवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17वां नंबर है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है जो कांटा चुभ जाने पर और उसका ही न निकालने पर जो है बहुत समय तक जो है वो घाव बन जा देता है और उस अंग को जो है काट दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बीमारी। 78वां नंबर प्रश्न है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वर की संतान का नाम टीटी था। टीटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना हमारी होगी? तो अगेय जी की रचना है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 80 नंबर है हमारा कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्तेदार का जो भाई है वो अतिथि बनकर के इनके यहाँ आते हैं। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि कड़बक के कवि कौन है? तो कड़बक के कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। तो हमारे 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है कि जायसी किस तरह के कवि हैं? जायसी किस तरह के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूफी कवि। जायसी किस तरह के कवि है? तो सूफी कवि हैं। तो 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 नंबर है कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा से जुड़े थे? तो किस काव्यधारा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से जो ये जुड़े हुए थे। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है हमारा कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो समुद्र की भांति उनकी जो मतलब कि रचना है वो गंभीर एवं व्यापक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 87 नंबर प्रश्न की ओर। तो 87 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो सूरदास के प्रथम पद से जो है यह संकलित है या प्रथम पद से ली गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 87 था। तो 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में जो इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 89 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य हमारे किसे कहा जाता है, तो सूरदास को जो है हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। 90 नंबर प्रश्न है हमारा कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो सूरदास किस भक्ति के कवि है, तो कृष्ण के भक्ति में ज्यादा लीन रहते थे। तो श्री कृष्ण के भक्ति के ये कवि माने जाते हैं। 91 नंबर प्रश्न है हमारा कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंद दास। तो नरहरिदास जो इनके क्या थे, दीक्षा गुरु थे, नरहरिदास। ठीक, अगला क्वेश्चन नहीं, एक मिनट हमने क्या किया, 91 नंबर प्रश्न का जो उत्तर गलत आप लोगों को बताया। पूछा जा रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है सूरदास के दीक्षा गुरु थे। नरहरिदास आपके जो है तुलसीदास के होंगे, ये होगा तुलसीदास के लिए, लेकिन हमारे सूरदास के लिए दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य होंगे। 92 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था। तो किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तभी हम लोग पढ़े थे कि तुलसीदास का जो नाम जो है राम बोला पड़ा था। ठीक, क्यों पढ़ा था, क्योंकि बचपन में जो है श्री कृष्ण का श्री राम का नाम लिए थे, इसलिए इनका नाम जो है राम बोला रख दिया गया था। 93 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी। ये हमारा सही उत्तर है कि काशी में निवास करते हैं। 94 नंबर प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तो 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम क्या था, तो हुलसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है हमारा, कहा जा रहा है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास जो है हमारे किस शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास को याद रखना है कि राम मार्गी शाखा के यह कवि माने जाते हैं। तो 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है हमारा, कहा जा रहा है इसमें कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। जातीय महाकवि हैं, स्वच्छंद महाकवि हैं, अंतरजातीय महाकवि, एक रूढ़िवादी महाकवि हैं। तो ये हमारे जो है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी में कैसे महाकवि माने जाते थे। तो हमारे जो ये हो जाएंगे अंतरजातीय महाकवि के रूप में जो इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 97 नंबर है कि छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है। तो छप्पे पाठ के रचनाकार कौन है, तो नाभादास है। ठीक, छप्पे पाठ के रचनाकार कौन है, तो नाभादास है। मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि जैसे हम लोग को याद रखना है पाठ का जो रचना है वो कहाँ से हुआ है, इस चीज को याद रखना है। तो वैसे ही हमें याद रखना है पाठ का नाम और उसके मतलब कि जो पाठ है, पाठ के राइटर कौन है, उसको दोनों को याद रखना है। तो 97 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नाभादास के दीक्षा गुरु जो स्वामी अग्रदास या अग्र अली को माना जाता है। तो ये हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि कबीरदास जो है किस शाखा के कवि हैं। तो कबीरदास किस शाखा के कवि है, तो निर्गुण शाखा के ये जो है कवि माने जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है 100 नंबर यानी 100 नंबर है। कहा जा रहा है कि 100 नंबर प्रश्न में कि नाभादास किस काल के कवि थे। नाभादास किस काल के कवि थे। 99 नंबर प्रश्न तो हो गया निर्गुण शाखा, और 100 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाभादास किस काल के कवि थे। तो नाभादास किस काल के कवि थे, तो मैंने अभी आप लोगों को शुरू में ही बताया कि 1 से लेकर के 4 पाठ तक जो है भक्ति काल के कवि, केवल 5वां लेसन रीति काल का, और 6 से लेकर के 13 तक आधुनिक काल के कवि होते हैं। तो यहाँ समझना है कि नाभादास कह रहा है। तो पहला पाठ किसका है, तो मलिक मोहम्मद जैसी का है। दूसरा पाठ किसका है, तो सूरदास का है। तीसरा पाठ तुलसीदास का है। चौथा पाठ जो है नाभादास की रचना है छप्पे, और 5वां पाठ कवि थे। तो नाभादास किस काल के कवि हो जाएंगे, तो भक्ति काल के ये कवि माने जाते हैं। तो 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो आज हमने जो है टोटल जो है 100 क्वेश्चन को करा, और वो भी काव्य खंड और गद्य खंड दोनों मिला करके टोटल मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया। तो इन 100 क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने प्रश्नों को आप सभी लोगों ने हल किया,
साथ ही आप लोग अब किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप लोग वीडियो से रिलेटेड कई नई नई चीज़ों को जोड़ने के लिए, तो आप लोग ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए जो है नई नई चीज़ों को ला सकूं। धन्यवाद।